दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक एपिसोड नेपाल से। आज सुबह एक एपिसोड मैंने एमसीसी के ऊपर डाला था, जिसपे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं और बहुत सारी फीडबैक और व्यूज़ आए हैं। उस पर तीखी प्रतिक्रिया भी है, मीठी प्रतिक्रिया भी है। बहुत सारे लोगों ने एडवाइस भी दी है, सजेशंस दिए हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख भी रहे हैं। अब देखिए, जो लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें इस बात का हक है कि वो डिफरेंट व्यूज़ भी दें। हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। यही ब्यूटी है एक डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र में हम आलोचना भी करते हैं, लोकतंत्र में हम सपोर्ट भी करते हैं। मुझे बहुत बार अपने जो एपिसोड्स हैं उसमें बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत बार मुझे आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हमारा चैनल आलोचनाओं से नहीं डरता, क्योंकि हम सच कहते हैं। और यहाँ पे जितनी भी आलोचनाएं हैं उन सब का भी स्वागत है। जो आलोचना करने वाले हैं उनका भी मुस्कुरा के हम स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात की है। एक बात यहाँ पे है कि जिन्होंने भी ये दिल की बात कही है, आलोचना की बात कही है, वो चैनल देख रहे हैं। उनको चैनल पसंद आया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, तभी तो लिख रहे हैं। और उनको एक बात ये भी पता है कि इस चैनल पे, न्यूज़ टाइम पे, दिनेश के वोरा उनकी बात सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आपके प्यार का भी स्वागत है, आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है। अब रही बात आज के इश्यूज़ की, एमसीसी की डिबेट की। तो अब यहाँ पर जो मैंने एपिसोड दिया था वो सारा का सारा इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर बेस्ड था। उसमें शायद मेरे व्यूज़ नहीं थे कुछ भी। खैर, अगर आपने उसको मेरे व्यूज़ समझे तो भी कोई बात नहीं। आपकी आलोचनाओं का हम सर झुकाकर स्वागत करते हैं। तो वो इकोनॉमिक टाइम्स के सारे व्यूज़ थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे। अब उसके बाद मैंने काफ़ी ये एमसीसी के ऊपर पढ़ा भी और काफ़ी रिसर्च भी किया। फिर मुझे अब बहुत सारी चीज़ें तो इस टाइम नहीं कह पाऊँगा, लेकिन अन्नपूर्णा एक्सप्रेस में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला मुझे लिखा हुआ उसके अंदर। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, उसके 2-3 दिन पहले की बात है। बड़ा अच्छा एक आर्टिकल था। तो अब मैं जो भी कहूँगा उसी आर्टिकल से कहूँगा कि उसमें क्या लिखा गया है। उसमें कहा गया कि जो टोटल मिला के एक $500 मिलियन का जो ग्रांट आना था अमेरिकन मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी कि एमसीसी का जो कॉम्पैक्ट है, वहाँ से आना था। और इसी बेसिकली जो एमसीसी का जो एक एग्रीमेंट है, उसी के ऊपर सारा का सारा जो है डिस्प्यूट आ रहा है, उसी ऊपर थोड़ी बहस हो रही है। नेपाल की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसने अभी तक उसको एंडोर्स नहीं किया है। और नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर इसके ऊपर काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जो भी मैं शब्द कह रहा हूँ वो इस लेख से कह रहा हूँ जो अन्नपूर्णा एक्सप्रेस में आए हैं। अब इसमें आगे लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं अपने जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं, जैसे कि पुष्प कमल दहल, झाला नाथ खनाल और माधव कुमार नेपाल और भीम रावल, उन्हें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, लेकिन उनको अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। आगे इस लेख में लिखा है कि जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर यवराज खाटीवाड़ा है, उन्होंने भी काफ़ी लोगों का गुस्सा झेला है अपनी पार्टी के अंदर, जहाँ पे उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि ये जो बजट आया, उस बजट के अंदर ये जो ग्रांट है इसको मेंशन किया गया है कि ये पैसे हमारे पास अमेरिका से आएंगे। अब उन्होंने इंक्लूड तो कर लिया बजट में, लेकिन उसकी हीट उन तक पहुंच रही है। अब आगे क्या होता है? अब खाटीवाड़ा जो कि वित्त मंत्रियों कहते हैं, अगर हम कॉम्पैक्ट को, एमसीसी को कैंसल कर देते हैं तो इससे अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल असिस्टेंस, जो अंतर्राष्ट्रीय मदद हमें मिलती है, उस पर रोक लग जाएगी। आगे चलते हैं इसी आर्टिकल में। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो डिविजन्स हैं, जो इसके अंदर थोड़े मतभेद हैं, वो काफ़ी गहरे हैं। अब उसके लिए उन्होंने कुछ एक इंट्रा पार्टी पैनल भी बिठाया जो उसको स्टडी करे, और उन्होंने कहा कि हम जो भी अडॉप्ट करेंगे वो इस पैनल की रिकमेंडेशंस के बाद करेंगे। अब
प्राइम मिनिस्टर इस पोजीशन में नहीं होंगे केपी शर्मा ओली की वो जो इस कमेटी की जो फाइंडिंग होंगी या स्टडी की जो फाइंडिंग होगी उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर सकें, ये उनका मानना है। अब दाहल, करनाल और नेपाल यानी कि जो 3 व्यक्ति जो उनकी पार्टी के साथ हैं, जो उनके अंदर के व्यक्ति हैं, पार्टी के स्ट्रांग मैन हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं करते इस कॉम्पैक्ट को यानी कि एमसीसी को। तो एमसीसी कॉम्पैक्ट कैनॉट मूव अहेड विदाउट द एग्रीमेंट इन द पार्टी। पार्टी में अगर एक मत नहीं है तो वो आगे नहीं जा सकते। पीएम शुड एक्ट एज ए पार्टी डायरेक्टिव एंड डिसीजन, और प्राइम मिनिस्टर को वही करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे, ये कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है। अब यहां पे 2 व्यूज आते हैं। देखिए, पार्टी और पार्टी पर्सन यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी के सदस्य कुछ भी कह सकता है, उसे पूरी आजादी है। पर जब आप सरकार में होते हो तो हर चीज नहीं कह सकते हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, संबंध हैं, दबाव हैं, हजारों चीजें हैं। क्योंकि मैं विदेशी मामलों के साथ डील करता आया हूं, तो मुझे इस बात की जो इंट्रिकेसीज हैं वो अच्छे ढंग से ज्ञात हैं कि वहां पे हम कुछ भी अगर कहेंगे तो उसका असर पड़ता है। विदेश नीति का मतलब ये होता है कि जो भी शब्द कहा जाता है नाप तोल के कहा जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक शब्द गलत निकल जाए और हमारे संबंधों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। तो अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अब उनके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो वह पार्टी के हैं, वो पार्टी के सदस्य हैं। एक वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये 2 अलग रोल हैं। पार्टी के रूप में वो कुछ भी कह सकते हैं, उसका असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री के रूप में वो कुछ कहेंगे तो उसका असर दूसरा होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय जगत तक आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ओली को डर ये है आर्टिकल के अनुसार कि अगर हमने फोर्सफुली इस एमसीसी कॉम्पैक्ट को पार्लियामेंट में दाखिल किया तो बैकफायर करेगा, ये उसके अंदर हार सकता है, लोग उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। और 9 मेंबर की जो एनसीपी है यानी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेक्रेटेरिएट है, वहां पे वो कहा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटी में है, और इसके ऊपर अगर पार्टी की हार्ड लाइन है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको एलिनेट किया जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर ओली ने एक मीटिंग बुलाई जून 9 को, सेक्रेटेरिएट मीटिंग, कि इसके ऊपर एक कॉन्सेंसस बनाई जाए, एक मत बनाया जाए, एक ही राय बनाई जाए, एक ओपिनियन बनाई जाए। लेकिन वो लास्ट मिनट में कैंसिल हो गई। अब उन्होंने फैसला किया कि मैं इंडिविजुअली लोगों से बात करूंगा। अब पार्टी के अंदर यहां पे अब क्या है कि कोई मिस्टर दाहल है उनकी पार्टी के स्ट्रांग मैन, मैं तो पहली बार नाम सुना है, मुझे इतना ज्ञान नहीं उनके बारे में। वो एक उनका काफ़ी अहम रोल है, लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की है इस बारे में, एमसीसी की डिबेट के बारे में। लेकिन उनका ये मानना है कि इसको पास नहीं करना चाहिए डिबेट किए बिना। जो स्पीकर हैं लोअर हाउस के, फेडरल हाउस के, अग्नि सापकोता, जो कि दहल के नज़दीकी हैं, वो भी कॉन्सेंसस बनाना चाहते हैं, एक मत बनाना चाहते हैं। एक लीडर क्लोज टू ओली सेज द प्राइम मिनिस्टर मेड ए मिस्टेक बाय एग्रीइंग टू फॉर्म ए इंट्रा पार्टी पैनल। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ओली ने मिस्टेक किया है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी पैनल बनाया एमसीसी कॉम्पैक्ट के ऊपर। अब 30 जून की आगे लिखा है इस आर्टिकल में कि डेडलाइन आ रही है जहां पे इसको आपको रेटिफाई करना है, यानी कि स्वीकार करना है। आज समझो 15 तारीख हो गई, कल 16 हो जाएगी, तो ये डेडलाइन नज़दीक आ रही है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशंस करेंगे और इसके बाद ही जब कुछ जो हो सकता है उसके बाद ही हम इसके ऊपर कुछ कर पाएंगे कि क्या करना है। अगर ये करंट डेडलाइन मिस हो जाती है, अब आगे इस लेख में लिखा है, तो फिर दूसरी डेडलाइन सेट की जा सकती है अगर दोनों साइड मिल जाए, अमेरिका और ये। लेकिन अगर उसको सितंबर अक्टूबर की जो दूसरी डेडलाइन होगी, अगर उसके बाद में ले गए हम, तो वहां पे क्या होता है कि अमेरिका का साल खत्म हो जाता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जब वो खत्म हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन गवर्नमेंट विल डाइवर्ट दिस मनी समवेयर एल्स, जो कि करीब करीब $500 मिलियन है। ये
जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इस पैसे से हाथ धो बैठेंगे। अब मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल, MCA नेपाल, इन्हें अभी भी उम्मीद है कि पार्लियामेंट सेशन शायद इसको एंडोर्स कर दे। अभी टाइम है 30 तारीख का, तो अभी इसके ऊपर कहना, कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। अब जिनको इस मुद्दे के बारे में अच्छी नॉलेज है, उनका मेन कंसर्न ये है कि राइट नाउ इज नॉट द डेडलाइन बट पार्लियामेंट्री एंडोर्समेंट इज द इशू, कि अभी पार्लियामेंट इसको एंडोर्स करेगी नहीं करेगी वो मेन इशू है, डेडलाइन इशू नहीं है। चलिए ठीक है। ऊपर से अब प्रधानमंत्री ओली शर्मा ओली, उनका क्या है कि इस लेख के अनुसार वो अमेरिकन को एश्योर करते आए हैं पहले से कि ये काम रेटिफिकेशन ऑफ MCC कॉम्पैक्ट इस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर हो जाएगा। अब देखिए, ये एश्योरेंस जो दिया गया है KP शर्मा ओली के द्वारा नहीं दिया गया है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के द्वारा दिया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, अब वो कोई भी हो, अब यहाँ पे फिलहाल KP शर्मा ओली हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, इन द ऑफिशियल एंडोर्समेंट, इन द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जब वो अमेरिका से कहते हैं कि ये जॉब इस पार्लियामेंट सेशन में हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं शायद उनको लगेगा कि उनकी बात पूरी नहीं हो पाई, और ये उनके लिए शायद उनको लगता होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि विदेश नीति में जो वर्ड कहे जाते हैं, जो वादा किया जाता है, वो पूरा भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उससे उनका ओहदा कम हो सकता है, उनकी इज्जत कम हो सकती है। अब आगे ये लेख क्या लिखता है? इफ देयर इज अ गारंटी दैट करंट सेशन विल एंडोर्स द कॉम्पैक्ट वी कैन डिस्कस द डेडलाइन एक्सटेंशन। अगर हम कोई इसके ऊपर एक मत बना लेते हैं तो हम डेडलाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं और अमेरिका को इन्फॉर्म किया जा सकता है, या हम इसका एक छोटा हिस्सा, पूरा अगर एग्रीमेंट ना सही, एग्रीमेंट का एक हिस्सा अगर हम स्वीकार कर लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और हम ये कहते हैं कि हमें और तारीख दीजिए, आगे एक्सटेंशन दीजिए, और हम उसके बाद इसको स्वीकार करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि फिर हमें वो एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब क्या होता है इसके बाद? लेख आगे क्या कहता है कि कोविड-19 पैंडेमिक शायद एक ऐसा इशू हो सकता है कि जिसके बेस पे हम एक्सटेंशन मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले दो साइड में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किसका? अमेरिका का और नेपाल की सरकार का। अब रूलिंग पार्टी लीडर्स हु अपोज द कॉम्पैक्ट fear that it's a part of Indo-Pacific Strategy IPS। जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, इस लेख का कहना है, आर्टिकल का, कि वो कहते हैं कि ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। सिमिलरली सम से द प्रोविजंस इन द पैक्ट प्लेस इट अबव द नेपाली लॉ। ये नेपाली लॉ के ऊपर चला जाता है, और नेपाल के लॉ के ऊपर जाएगा तो हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर धक्का लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोजेक्ट्स अंडर द कॉम्पैक्ट डू नॉट फॉलो नेपाल्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट दे एलिज। ये सही बात है, इस बात को शायद कई लोगों ने अपनी व्यू पॉइंट्स में भी कहा है, फीडबैक के अंदर कहा है, पहले वाले मेरे एपिसोड के अंदर। अब यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को क्या कहना है? उनका कहना यह है कि MCC इज ए पार्ट ऑफ IPS विच इन टर्न क्रिएटेड सस्पिशन दैट द अमेरिका वॉज ट्राइंग टू ड्रैग नेपाल इन टू मिलिट्री अलायंस। उनका ये कहना है कि इस मामले में ये गलत धारणा है कि ये खास तौर से ये जो मिलिट्री अलायंस है ये IPS का पार्ट होगा। इसमें कोई शक नहीं कि MCC पार्ट ऑफ IPS है, और इसने एक सस्पिशन पैदा कर दिया है, ये अमेरिकन एम्बेसी का कहना है। अभी कुछ हफ्ते पहले एलिस जे वेल्स, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मेन, क्योंकि वहाँ पे विदेश मंत्री नहीं होता, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, उनका कहना है कि MCC ये 2004 में बनाया गया था, और इसका अब देखिए यहाँ पे जो पहले कहा गया था उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे अमेरिका के विदेश मंत्रालय का कहना है कि MCC का इंडो पैसिफिक से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब ये फाइनल स्टेटमेंट है यहाँ पे कि MCC का इंडो पैसिफिक जो आपका पैक्ट है या एग्रीमेंट है, स्ट्रैटेजी है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अमेरिकन एम्बेसी ने इसके ऊपर कुछ भी कहने से मना कर दिया है, जो कि काठमांडू में है।
इन एन ईमेल कम्युनिकेशन द एम्बेसी सेज, एक ईमेल उन्होंने भेजा है, उन्होंने कहा है वी अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इज डिस्कसिंग रेटिफिकेशन ऑफ एमसीसी कॉम्पैक्ट। हम समझते हैं कि नेपाल की सरकार एमसीसी कॉम्पैक्ट को रेटिफाई करने यानी कि उसको पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव करने की ओर आगे बढ़ रही है। टू रेस्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल वी हैव नो कमेंट एट दिस टाइम, और हम इसके ऊपर फिलहाल कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। यूएस लुक्स फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल रेटिफाइंग द कॉम्पैक्ट एज साइन। हम इस बात की आशा करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल जो है इस कॉम्पैक्ट को साइन करे और क्रिटिकल जो इलेक्ट्रिसिटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो नेपाल की जनता के फायदे के लिए बना लिए जाएं। अब अलॉन्ग विद ए पावरफुल एनसीपी फैक्शन 10 दूसरे जो फ्रिंज कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उन्होंने वार्निंग दिया सरकार को कि एमसीसी को रेटिफाई मत कीजिए पार्लियामेंट में, इसी कारण से दे थिंक एंडोर्समेंट विल कॉम्प्रोमाइज नेपाल सॉवरेनिटी एंड वायलेट नेपाल्स नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। उन्होंने कहा कि इससे नेपाल की सॉवरेनिटी को खतरा पैदा हो सकता है। कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स हैं इस लेख के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। चाइनीज एडवाइजिंग द ओली गवर्नमेंट अगेंस्ट एंडोर्सिंग द कॉम्पैक्ट, कि चाइना ने एडवाइस किया ओली को, प्राइम मिनिस्टर को, कि वो इसको एंडोर्स ना करें। ये लेख कह रहा है अन्नपूर्णा एक्सप्रेस का। एज इट वुड ड्राइव ए वेज इन द रूलिंग पार्टी एंड फर्दर वीकन ओली। अब इसके द्वारा ये अंदाजा लगाया जा रहा है इस लेख के अनुसार कि शायद इससे केपी शर्मा ओली कमजोर पड़ जाएंगे। इन पब्लिक चाइना ने कहा है कि नेपाल को कहीं से भी कोई एड मिलती है, सहायता मिलती है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब 2-3 मुद्दे यहां से निकल के आते हैं जो मेरी समझ में आए ये अन्नपूर्णा एक्सप्रेस के इस खास तौर से लेख से। और ऊपर एक टाइटल के साथ ही उनका एक बाईलाइन दिया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को इस बात का डर है कि अगर फोर्सफुली हमने इसको पार्लियामेंट में रखा तो ये बैकफायर हो जाएगा। और उसके बाद अंदर जो लेख में दिया है कि अगर इसको पास नहीं किया गया तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ में और अमेरिका के साथ संबंध बहुत खराब होंगे, जो नेपाल के लिए और नेपाल के भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका हर जगह पिक्चर में आता है। ये अन्नपूर्णा एक्सप्रेस का लेख है, काफ़ी एग्जॉस्टिव लेख है। मुझे भी इस सब्जेक्ट की यहाँ से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। इसमें कुछ क्लॉजेज हैं जिसके ऊपर कुछ लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं। नटशेल में केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एज ए कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर उनकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी सोच ये है कि हमें चाइना के साथ साथ अमेरिका के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखना चाहिए। यानी कि ना तो चाइना से संबंध कमज़ोर करने हैं और ना ही अमेरिका से संबंध कमज़ोर करने हैं। तो दोनों के अंदर प्रधानमंत्री जो हैं वो बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो चाहते हैं कि जब तक एक मत ना हो, मेरी पार्टी के अंदर भी, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी एक मत ना हो, तब तक उसको पार्लियामेंट में लेके इस इशू को आना नहीं चाहते हैं। वो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि जो मिस्टर दहल हैं, खनाल हैं और माधव कुमार नेपाल हैं और बाकी जो लोग हैं या पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलके सेंसिटिविटी करके वो उनको बताना चाहते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये इशू। उनका खुद का मानना ये है कि ये एक्ट पास हो जाना चाहिए, लेकिन पार्टी अब विरोध कर रही है। तो जब तक इसमें एक मत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। 30 जून की इसकी लास्ट डेट है। हाँ, एक्सटेंड किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके लिए चाहते हैं कि शायद इसका एक छोटा पार्ट पार्लियामेंट में रेटिफाई हो जाए और फिर छोटा पार्ट के लिए हम एक्सटेंशन मांग लेंगे क्योंकि कोविड-19 का थ्रेट चल रहा है, अमेरिका उसको स्वीकार कर लेगा। प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि अगर हम इसको पूरा रिजेक्ट कर देते हैं तो इससे हमारे संबंधों में बहुत खटास आ जाएगी अमेरिका के साथ और शायद उसके बाद जो उसके परिणाम होंगे वो हमारे और नेपाल के हित में नहीं होंगे। उनका डर स्वाभाविक है, उनकी बात स्वाभाविक है। एक प्रधानमंत्री होने के नाते आपकी सोच अलग हो जाती है, एक पार्टी मेंबर होने के नाते आपकी सोच अलग हो जाती है। इस बात को मैं महसूस करता हूं क्योंकि मैंने इस विदेशी मामलों के सिलसिले में कई बार काम भी किया है। तो ये एक इशू जो था इसमें, और फिर एक बार कहूँगा कि ये सारा का सारा जो मैंने मेंशन किया है ये बहुत बड़ा लेख है अन्नपूर्णा एक्सप्रेस के अंदर जो 12 तारीख का है। आज 15 हो गई, 3 दिन पहले आया था। काफ़ी एग्जॉस्टिव लेख है
और उसको मैंने बाकी भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी, लेकिन यहाँ से यही बात मुझे अच्छी लगी, ये लेख मुझे बहुत अच्छा लगा, आर्टिकल समझ भी आया। तो मैंने सोचा एक व्यू पॉइंट इनका भी है अन्नपूर्णा एक्सप्रेस के अंदर, मैं वो आपके सामने वो भी पेश करूँ। यहाँ पे किसी को फेवर करने की बात नहीं हो रही है, ना ही किसी के अगेंस्ट जाने की बात हो रही है। अल्टीमेटली जो डिसीजन लेना है वो नेपाल की सरकार को लेना है, जो नेपाल के हित में होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। और जहाँ तक आपकी प्यार मोहब्बत का सवाल है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपकी आलोचनाओं का सवाल है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा नेपाल के हितों की बात करते हैं, हम हमेशा नेपाल के वासी हैं उनके हितों की बात करते हैं और मुस्कुरा के बात करते हैं। ये आपने पिछले बहुत सारे एपिसोड में देखा होगा। तो हम ये कहेंगे कि प्यार मोहब्बत का और ये आलोचना का रिश्ता बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक्स आगे भेजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।